दोस्तों जय हिंद। दोस्तों आज के वीडियो में फिर से आपका एक स्वागत है और मैं आज के वीडियो में सिर्फ और सिर्फ भारतीय रेलवे में ग्रुप डी कर्मचारियों के बारे में बात करूंगा कि ग्रुप डी कर्मचारी कौन है और इनकी सैलरी क्या है और इनको भर्ती प्रक्रिया क्या है और आपको ये पोस्ट अप्लाई करना चाहिए या नहीं चाहिए, इन सब बारे में मैं आज के वीडियो में भारतीय रेलवे में जो सरकारी कर्मचारियों का वर्गीकरण है वो 4 भागों में विभाजित किया गया है। ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी और ग्रुप डी। जहाँ पे ग्रुप ए और बी हमारे ऑफिसर्स वर्ग है यानी कि हमारे अधिकारी वर्ग है, और ग्रुप सी है और वो ग्रुप डी है, यही है जो सरकारी जो कर्मचारी वर्ग है। तो जो ग्रुप सी है वो उसमें स्टेशन मास्टर और गार्ड यानी ट्रेन मैनेजर, लोको पायलट और सहायक लोको पायलट, टीटी, जूनियर इंजीनियर, सीनियर सेक्शन इंजीनियर, ये टाइप के ये लोग ग्रुप सी कर्मचारी होते हैं। और इनकी जो भर्ती होती है इंडिविजुअल पोस्ट होती है, यानी एएलपी टेक्नीशियन की अलग और स्टेशन मास्टर गार्ड की के लिए एनटीपीसी से होती है भर्ती। लेकिन उसके बाद हम आ जाते हैं ग्रुप डी होता है। ग्रुप डी होता है तो इसके लिए अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग वैकेंसी नहीं निकलती है, ग्रुप डी बोल करके वैकेंसी आती है। अब आज हम लोग जान लेते हैं कि इसमें आपको अप्लाई करने के लिए मिनिमम जो क्वालिफिकेशंस होती है वो क्या होती है, यानी कि आप किसी भी इस बोर्ड से 10वीं या उसके समकक्ष परीक्षा पास होने चाहिए। किसी भी सब्जेक्ट से आपको 10वीं पास होना चाहिए या फिर आप आईटीआई किए होने चाहिए, वो किसी भी ट्रेड में आईटीआई किए होने चाहिए। बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि मैं 10वीं पास हूँ तो क्या मुझे कौन से पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि आप ग्रुप डी ज्वाइन कर सकते हैं, उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, आईटीआई कौन से आईटीआई, कुछ लोग पूछते हैं कि आईटीआई कौन से, तो कोई भी आईटीआई चलेगा। इवन 8वीं पास पर भी कुछ आईटीआई होते हैं जो कि 2 साल का होता है, तो आप उसको भी उसके लिए भी आप एलिजिबल हैं। तो ये है क्राइटेरिया हमारा कौन सा, क्वालिफिकेशंस का। उसके अलावा हमारा जो एज है वो एज कम 18 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 33 साल होनी चाहिए। ये अपर एज में आपको 3 साल की छूट ओबीसी के लिए और 5 साल के लिए एससी एसटी के लिए एज का रिलैक्सेशन नहीं है। तो ये हमारा एज हो गया। ये हमने बोर्ड पे सारी बातें लिख रखा है, आप एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लेके रख लीजिए। इस पूरा ग्रुप डी का निचोड़ हमने लिख रखा है, फिर भी मैं इस पे एक एक बातें बताऊंगा आपको। तो ये हमारा हो गया एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ये हो गया एज। अब आ जाते हैं मेडिकल स्टैंडर्ड, यानी कि आपका जो मेडिकल एटलीस्ट A2 मेडिकल होने चाहिए। और आपको बता दूं कि एक सामान्य जो कैंडिडेट होता है जो नॉर्मली फिट है वो A2 होता ही है। सबसे हार्ड अगर कोई मेडिकल एग्जाम होता है तो वो होता है ALP का, यानी असिस्टेंट लोको पायलट का, वो होता है A1 मेडिकल। तो ये आपका पात्रता हो गया, यानी एलिजिबिलिटी हो गया, ठीक है। अब आ जाते हैं कि आपको अप्लाई कैसे करना है। बहुत सारे लोगों का सवाल रहता है कि ये वैकेंसी हमें देखने को, मान लीजिए कि कोई बंदा सेंट्रल रेलवे जोन में रहता है और सेंट्रल रेलवे जोन में लगभग 5 डिवीज़न आते हैं, जिसमें भुसावल, नागपुर, पुणे और मुंबई, सोलापुर, ये 5 डिवीज़न होते हैं। अगर आप इस एरिया में रहते हैं तो आप अपने मोबाइल में जा कर के www.rrbmumbai.gov.in या RRCCR यानी centralrailway.com ये आपको टाइप करना पड़ेगा। जैसे ही आप टाइप करेंगे तो आपको जो वेबसाइट मिलेगी उस पर वैकेंसी आई हुई मिलेगी, और एक बार वैकेंसी आती है तो 1 महीने रहती है। तो अगर आप अपडेट रखना चाहते हैं अपने आप को
तो क्लियर 1 महीने में एक बार इस वेबसाइट पर जाना जरूर अपने एरिया के। और एक बार जब कोई वैकेंसी आती है तो सेंट्रलाइज वैकेंसी आती है। 2019 का जो नोटिफिकेशन था यही था, जिसमें कि सारे आरआरसी और आरआरबी पर ये नोटिफिकेशन आ जाता है। तो जो नोटिफिकेशन की लिस्ट है, जो आरआरबी की लिस्ट है, वो हमारा डिस्क्रिप्शन में है, तो आप वहाँ से डाउनलोड करके देख सकते हैं और अपने एरिया का आरआरबी को देख सकते हैं। अब आते हैं कि ये जब आप अप्लाई कर देते हैं फॉर्म, तो अप्लाई करने के बाद आपको एक एग्ज़ाम से गुजरना पड़ेगा, उसको बोलते हैं कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी सीबीटी। एक ही सीबीटी होगा, वो 100 मार्क का होगा और उसमें एक सही क्वेश्चन सही करने पर 1 मार्क और एक गलत क्वेश्चन करने पर 1/3 मार्क निगेटिव काट लिए जाएंगे। और ये जो क्वेश्चंस है 100 क्वेश्चंस 90 मिनट में सॉल्व करने होते हैं। और इनका जो सिलेबस है ये 7th क्लास से लेकर 10वीं तक का रहता है, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है। तो जो ठीक ठाक बच्चे तैयारी कर लेते हैं उनका बड़ी ही आसानी से सिलेक्शन हो जाता है। तो इसमें कितने क्वेश्चंस रहते हैं? मैथमेटिक्स के रहेंगे 25, साइंस के रहेंगे 25 और रीजनिंग के रहेंगे 30 और जीके के रहेंगे 20। ठीक है, तो ये 100 क्वेश्चंस रहेंगे। सीबीटी 1 में जब आप बैठते हैं तो 3 गुना, यानी कि 100 वैकेंसी है तो 300 लोगों को पास करके फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यानी कि शारीरिक परीक्षण से गुजरना होगा। क्यों? क्योंकि ये बहुत हार्ड वर्क है, मोटा काम है, इसलिए आपको इसको एग्ज़ाम होता है। तो मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि किसको ज्वाइन करना चाहिए, किसको नहीं ज्वाइन करना चाहिए। जो लोग चपरासी या खलासी बनके अपनी लाइफ को खुश महसूस कर सकते हैं वही लोग इसमें ज्वाइन करें, अन्यथा आपको इग्नोर कर सकते हैं। अभी आ जाते हैं कि जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है, शारीरिक परीक्षण क्या होता है। तो इसमें ये चेक करते हैं कि आप उस ग्रुप डी पोस्ट के लिए लायक है कि नहीं है, इसके लिए ये शारीरिक परीक्षण होता है। तो मेल के लिए हम आपको बता देते हैं कि मेल कैंडिडेट जो होता है उसको 35 किलोग्राम का वजन 100 मीटर लेके जाना होता है 2 मिनट के अंदर बिना उसको नीचे रखे हुए। और इसके अलावा 1000 मीटर की जो दूरी है इसको 4 मिनट और 15 सेकेंड में क्लियर करना होता है। और फीमेल के लिए है 20 किलोग्राम का वजन है, इसको अपने कंधे पर उठा के 100 मीटर की दूरी 2 मिनट में क्लियर करना होता है। और 1000 मीटर की जो दूरी है इसको 5 मिनट और 40 सेकंड में क्लियर करेंगे, तभी आप फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में पास हो जाएंगे। उसके बाद आप मेडिकल एग्ज़ाम होगा, मेडिकल एग्ज़ाम के बाद में आपका पोस्टिंग आपके ही जोन में जहां से आपने अप्लाई किया हुआ है वहां हो जाती है। अब आ जाते हैं इसकी वेतन। तो ये स्टार्टिंग में आपको 22,000 से लेके 25,000 रुपये स्टार्टिंग में इसका आपका वेतन बनने लगता है। इसके बाद आप जैसे जैसे रेलवे में काम करते जाते हैं वैसे वैसे आपको इंक्रीमेंट आपको बढ़ता जाता रहता है। ठीक है, तो ये आपका आप ये जान लेते हैं कि इसमें पोस्ट कौन कौन सी है और आपको कौन से पोस्ट के लिए प्रीफर करना चाहिए। जब अप्लाई करते हैं तो उसमें आपको प्रेफरेंस मांगता है कि आप कहाँ से जाना चाहते हैं। तो मैं आपको एक सजेस्ट करूँगा कि आप जो है इसमें से 8 पोस्ट है तो आप असिस्टेंट पॉइंट्समैन में को सबसे ज़्यादा प्राथमिकता दें। क्यों? क्योंकि आगे चल के आपको प्रमोशन है। रेलवे ये मानती है कि जो ग्रुप डी कर्मचारी है या कोई भी कर्मचारी है तो ये जब भर्ती हो जाता है तो उसमें भी टैलेंट है, तो अपने टैलेंट के दम पर वो ग्रुप सी कर्मचारी बन सकता है। तो 2 साल के बाद आप डिपार्टमेंट एग्ज़ाम दे करके आप जो है ग्रुप सी कर्मचारी बन सकते हैं। तो असिस्टेंट पॉइंट्समैन में जब आप जाते हैं तो यहाँ पे 2 साल करने के बाद आपके लिए रास्ते खुल जाते हैं, जिससे आप स्टेशन मास्टर या ट्रेन मैनेजर या टीटीई बन सकते हैं।
तो इसीलिए मैं हमेशा रिकमेंड करता हूं कि असिस्टेंट पॉइंट्समैन में आपको जाना चाहिए या CNW असिस्टेंट में जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ भी है ना बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क नहीं है। वहाँ भी ये ट्रेनों के जो अंडर पार्ट्स रहते हैं, अंडर ट्रक्स रहते हैं, उनको चेक करने की जिम्मेदारी रहती है आपकी, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे पोस्ट हैं। हाँ, मैं ये अवॉइड करता हूँ कि ट्रैक मेंटेनर 4th जो है आपको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत हार्ड वर्क है। और लेकिन हाँ, यहाँ पे आपको गार्ड और TTE में भी जाने का आपको रास्ता खुल जाता है ये ट्रैक मेंटेनर 4th से। तो ये आपके पोस्ट है और मैंने बता दिया है कि कौन से पोस्ट पे आपको एक्चुअली जाना ज़्यादा चाहिए। ठीक है, अब हम जान लेते हैं कि इस एग्ज़ाम को पास करने का जो मिनिमम क्राइटेरिया कितना है, यानी कि कितना पासिंग मार्क आप लाएंगे तभी जाके आपका सिलेक्शन होगा। इसका मतलब है कि आप 40% यानी अनरिजर्व के लिए 40% और OBC SC ST एम्प्लाई है तो OBC SC ST स्टूडेंट है तो उसके लिए 30% पासिंग मार्क होता है। इससे कम अगर आपने स्कोर करते हैं तो आप इस एग्ज़ाम में, रिटन एग्ज़ाम में फेल हो जाएंगे। तो अब ये हम जान लेते हैं कि आपको पढ़ाई क्या करना है। तो मैं हमेशा बताता हूँ कि ये जो मैथमेटिक्स है इसके लिए सबसे बेस्ट बुक्स में RS अग्रवाल की बताता हूँ, क्योंकि इन्होंने बहुत छोटी छोटी चीज़ें यहाँ पे बताया हुआ है। मेरे पास एक बुक है RS अग्रवाल की, मैं आपको दिखाता हूँ, है ना। तो ये बुक्स है, आप देख सकते हैं RS अग्रवाल की। और मैं हमेशा जबकि मैं रेलवे में हूँ फिर भी मैं इसको पढ़ते रहता हूँ, सॉल्व करता रहता हूँ, क्योंकि मुझे पढ़ने में बहुत मज़ा आता है और इंटरेस्ट आता है। तो ये मैथमेटिक्स हो गया जिसके 25 क्वेश्चंस आपको RS अग्रवाल से हो जाएंगे। उसके अलावा जनरल साइंस मैं इस PD की बोलता हूँ, वो सबसे बेस्ट रहेगी। और ये सारे जो बुक्स मैं बता रहा हूँ इनके जो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे, वहाँ से भी आप ऑर्डर करके मंगा सकते हैं। किसी कोचिंग ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा आप रीजनिंग के 30 क्वेश्चंस हम हमेशा बताते हैं कि किरण पब्लिकेशंस की ले लो, वो कवर कर लेगा। उसके बाद आएगा जीके में आपको लूसेंट की सबसे बेस्ट बुक मानी जाती है। और इसके अलावा आप मोबाइल से भी पढ़ाई कर सकते हैं। यूट्यूब पे बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं जिसमें जीके कवर कराते हैं। यकीन मानिए कि मैंने देखा है, बहुत अच्छे चैनल है। इसके बाद आपका एक रेलवे प्रैक्टिस वर्कबुक ले आना, जिसमें पिछले कई साल के क्वेश्चंस पेपर रहते हैं। और रेलवे के एग्ज़ाम में मैंने इतने दिन के एक्सपीरियंस में नोटिस किया है कि वही क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं जो पिछले कई सालों से पूछे गए हैं। तो जो रेलवे प्रैक्टिस वर्कबुक होता है उसमें वही क्वेश्चंस रहते हैं जिनको आप सॉल्व करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। और इन सब बातें आपने अगर ये कर लिया तो आपको बड़ी ही आसानी से आप ग्रुप D की नौकरी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, आज का वीडियो में बस इतना ही। और ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन, कोई क्वेरीज हो, कोई सवाल है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना। और कोई सवाल हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं और वहाँ पे मुझे अपने सवाल पूछ सकते हैं। मैं रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा। मिलता हूँ मैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक पे। तब तक के लिए बाय बाय।